चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, ईरान और यूएस का जो मुआहदा है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। हमने कल भी इसके बारे में बात की। जब तक ये मुआहदा होता नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू अपने एनालिस्ट के साथ, अपने पैनलिस्ट के साथ करते रहेंगे आपकी खिदमत में। तमाम तज्ज़िये और मुशाहिदात जो हैं हमारे और जो ख़बरें हैं वो शेयर करते रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, पूरा रीजन बल्कि पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट होती है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही कि जनेवा के अंदर पाकिस्तान होस्ट करेगा इस एग्रीमेंट की जो सेरेमनी है उसको, और ईरान और यूएस इसको साइन करेंगे, इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके ऊपर तमाम जर्नलिस्ट इस बहस में लग गए हैं कि जो मोडालिटीज़ हैं उसका क्या होगा, इज़राइल की गारंटी कैसे दी जाएगी। ईरान जो कि प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करता है लबनान के अंदर, मैं हिज़्बुल्लाह की बात कर रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली ये इज़राइल का और यूएस का कंसर्न तो है। तो उसके बाद नायब सदर जेडी वेंस का एक इंटरव्यू उसने बड़ी मीडिया हाइप ली हुई है, जिसमें उनसे पूछा गया कि यूएस का एक फ्रेमवर्क है और यूएस ने जिन तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर किया हुआ है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ थिएटर्स में, उसके बारे में यूएस अपनी पॉलिसी तो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है हिज़्बुल्लाह की, उसको भी एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है। वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है इज़राइल के इंटरेस्ट को रीजन के अंदर और एट वॉर है इज़राइल के साथ, तो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं आती। इसके ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली जवाब दिया कि अगर ईरान ने कोई कंसेशन लेनी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर इन द मार्केट, या उसके ऊपर से सैंक्शंस ने उठना है और उसने अपना तेल पूरी दुनिया में फ़रोख्त करना है और एक नॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनना है, तो फिर उसको भी उस अमेरिकन फ्रेमवर्क में आना होगा और ये गारंटी देनी होगी कि बाकी मुल्कों की तरह, जिस तरह यूएस ने जो रूल सेट किए हैं इस दुनिया के अंदर इस चीज़ के हवाले से, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना ये कंसेशन ईरान को नहीं मिल सकती। जब तक हम जुमे का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक ये डील साइन नहीं होती, तब तक इस मीडिया हाइप के अंदर मुख्तलिफ़ और बड़े सख्त किस्म के सवालात जितने मौजू हमें दरपेश हैं ईरान और यूएस के हवाले से, जिसके अंदर पोल्स अपार्ट आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो दे कम इन टू प्ले, और उसके बाद उसके अंदर एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना हमेशा ही एक मसला रहा है। तभी यूएस की और ईरान की हिस्टोरिकली हमने देखा बात नहीं हुई, और तकरीबन 50 साल में पहली दफ़ा ये रेवोल्यूशन आने के बाद, मैं बात कर रहा हूँ ईरान के रेवोल्यूशन की जो 1979 में आया था, पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इन दो फरीकों को एक टेबल के ऊपर इस्लामाबाद अकॉर्ड्स में बिठाया और आमने सामने बैठे। बात नहीं बन सकी, हमें पता था बनेगी भी नहीं, और ये जो जनेवा के अंदर बैठक है ये उसी की कंटिन्यूएशन है। पाकिस्तान का इसके अंदर बड़ा रोल है। कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कंट्रोवर्सीज़ हैं, मसाइल बड़े डीप रूटेड हैं और हल इतना आसान नहीं है। हमने कल भी बात की कि पाकिस्तान का बड़ा रोल होगा आने वाले टाइम में भी। आज नायब सदर जेडी वेंस की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं अपने पैनल के साथ। मैंने इनवाइट किया है एजाज़ मलिक साहब को, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके साथ मियां सनाउल्लाह हैं, एक्स एम्बेसडर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर डिप्लोमेसी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एजाज़ मलिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा, हमने देखा कि नायब सदर जेडी वेंस ने एक स्टेटमेंट दी। जाहिर है ये एक पर्टिनेंट सवाल था, और सवाल ये था कि अमेरिका ने जिन तंजीमों को बैन किया हुआ है, जिसमें हिज़्बुल्लाह भी है, उन तंजीमों कि अगर ईरान फंडिंग करता रहेगा तो ईरान पर से सैंक्शंस कैसे उठेंगी। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ईरान को भी उसी फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा जिस फ्रेमवर्क में बाकी दुनिया के मुल्क आते हैं, अगर वो चाहता है कि उस पर से सैंक्शंस उठें। अभी मुआहदा जुमे को साइन होना है, उससे पहले ही जाहिर है पूरी दुनिया का फोकस इसके ऊपर है। इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ख्याल तो हम सब का यही है कि ये एक डीप रूटेड इशू है, मुश्किल काम है, इसके अंदर अभी बहुत वक्त दरकार होगा किसी एक कॉमन पॉइंट पे आने के लिए। आप सर इस स्टेटमेंट को, उनके इंटरव्यू को और इस बयान को कैसे देखते हैं बिफोर द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट? जी बहुत शुक्रिया।
देखें, इस पूरे एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी वर्किंग मोडालिटीज बाद में वर्किंग ग्रुप्स के ज़रिए डेवलप की जाएंगी और फिर उसको आगे उसके एक्शन प्लान्स बनेंगे। जी क्योंकि इस स्टेज पे जब ये एग्रीमेंट हो रहा है तो ये तो एक तरह का आप कह लीजिए कि ब्रॉड फ्रेमवर्क इसमें तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत उन तमाम जो तस्फिया तलब अमूर हैं उस पर मिल के काम करने की बेसिकली एक अरेंजमेंट है। वो काम कैसे होगा, वो जो हाउ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है ना, वो तो वर्किंग लेवल मोडालिटीज में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि ऑबनाय हुर्मुज का कंट्रोल है, वो किस तरह मैनेज होगा। न्यूक्लियर का इशू है, उसको फॉर द टाइम बिंग उन्होंने अभी जो है पार कर दिया है। तो ये चूंकि इस वक्त तक जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि दोनों फरीक मिल बैठ के इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि हमने इस मसले को हल करना है, और उसके सब क्लॉजेज जो हैं वो उसमें जो सारे पॉइंट्स जो हैं वो एनोटेट हो गए हैं, ड्राफ्ट की जो थोड़ी सी तफसीलात अवेलेबल हैं। जी तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बारीकी में इस स्टेज पे किसी चीज़ की अश्योरेंस मांगना और फिर उसका जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान होगा। जी ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये मोडालिटीज जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जी और उसके बाद आप ये देखिए कि इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज में बसा औकात कोई चीज़ जो है उसमें अगर कोई मदर डॉक्यूमेंट में अगर कोई डेफिशिएंसी रह भी जाती है तो वो बाद में लेटर उसको ऑन ऐड हो फर्दर जाएगी। जी निगोशिएशन से उसको बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। बिल्कुल इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है। जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ जी गया। मियां सनाउल्लाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि अगर ईरान पे से सैंक्शंस ने उठना है, और यही सवाल मेरा एजाज़ मलिक साहब के लिए भी था, आपकी भी राय इस पे चाहता हूँ कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ने उठना है तो ईरान को यूएस के उस फ्रेमवर्क में आना पड़ेगा जिसमें उसको हिजबुल्लाह और अपनी बाकी प्रॉक्सीज के ऊपर किसी भी किस्म की फंडिंग और सपोर्ट को रोकना होगा। तब कहीं जाके ईरान विल बी एबल टू हैव इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट एज फार एज सेलिंग इट्स ऑयल टू द वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं जेडी वेंस की स्टेटमेंट को? ये बहुत ना बड़ी कंडीशन लगा दी है, प्री कंडीशन है जी और 60 डेज वक्फा भी इसलिए दिया गया है। ईरान ने भी, मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है ज़्यादा, उसमें ये था कि ईरान की तरफ से ये वक्फा मांगा गया था और अमेरिका भी ये वक्फा देने को तैयार था, क्योंकि जिससे पहले कहा गया कम्प्लेक्स सिचुएशन है और एमओयू सिर्फ साइन हुआ है जी और एमओयू में डिस्कस नहीं हो सकती। वो दूसरी है, कुछ चीज़ें नेगोशिएट होनी है 60 डेज में, फिर कुछ उसके बाद भी होंगी। तो ये कम्प्लेक्स जो मैटर्स हैं उसके लिए वक्फा चाहिए। उससे पहले ये कंडीशन लगा दी है, ये बड़ी कंडीशन है। उधर से अब इस कंडीशन का असर कहीं वो कोई वर्ड थे इस तरह के परफॉर्मेंस देखी जाएगी अमली तौर पे कि वो उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेटली उसको रिलीज किए जाएंगे। फंड्स और सैंक्शंस है ना डिलिबरलाइज की जाएंगी, इस तरह की चीज़ें थी। देखने वाली बात यह है कि एमओयू साइन हुआ, इसका जो कहते हैं कि कल से जैसे इस जुमे के दिन 19 जून को होगा उससे खुल जाएगी। मेरा ख्याल है वो भी खुलने में देर लगेगी। जी ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं लगेगी, हालांकि तासर यही दिया जा रहा है। फिर उसके ऊपर भी किसी ने ये बात है ना, इन्होंने कहा टोल फ्री है ना होगी जिस तरह पहले थी, और ईरान उसको मानेगा भी ये, क्योंकि ईरान की तरफ से तो ऐसी कोई खबर नहीं एटलीस्ट मुझे पढ़ने को मिली। अगर आपके पास हो तो मैं जी, ईरान ने बाकायदा कहा है कि वो 60 दिन के बाद 60 दिन तक फ्री है
और 60 दिन के बाद एक स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें टैक्स करेंगे, और टैक्स नहीं करेंगे मतलब जो भी ज़ाहिर है टैक्स का लफ्ज़ तो कानून में इजाज़त नहीं है, फैसिलिटेट करेंगे तो उसकी फैसिलिटेशन फ़ी लेंगे। भाई ये जब वो बातें होंगी, यही डिटेल्स जब होंगी जी तो इसमें प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। इसमें बहुत सारी खबर, तो ये जैसे ही साइन होगा और इसराइल को देखते हुए उसका जो बयानात आए हैं, और उसके बाद है ना जो अभी भी एग्जिस्ट करती है अमेरिका में सपोर्ट ज़ायनिस्ट के लिए और इसराइल के लिए, वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो इस पहले वाली सिचुएशन को वापस लाने में नाकाम रहेगा। जी और ये लफ्ज तो यूज नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता, दूसरों का लफ्ज है, क्रम्बल कर जाएगा। जी बहुत है ना, जो भी ये मंसूबा बनाएंगे, ठीक है। जो इन्होंने सोचा हुआ, अमेरिका ने सोचा हुआ, जी अब ये इसमें तो किसकी डिफीट किसकी विन विन हुई, मेरे ख्याल में तो दोनों का है ना साइड्स की विन विन है। और उसके बाद ये सुकून का सांस है ना रीजन को भी मिला है और हमारे जैसे कंट्रीज को भी मिला है, और आलमी माशियत को भी जी एक रिलीफ, जिस पे सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिएगा। एजाज़ मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि इश्यूज़ बड़े डीप रूटेड हैं और आसानी से इनको इस टाइम के ऊपर एवेल्यूएट करना भी दोनों मुल्कों की पॉस्चरिंग जो है, बेसिक पॉस्चरिंग तो हमें पता है, जो बेसिक इनकी टेंडेंसीज़ और इनकी जो इंक्लिनेशन है वो भी हमें पता है, लेकिन फ़ॉर श्योर आप ज़ाहिर है जब तक कोई चीज़ मंजर आम पे नहीं आती, जैसे कि नायब सदर जेडी वैंस का इंटरव्यू आया और उसके ऊपर अब इसके ऊपर डिबेट हो रही है, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान का रोल आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन या ये चीज़ इन इश्यूज़ के ऊपर दोनों मुल्कों की ज़ाहिर है इतनी आसानी से हल नहीं होगी और पुश एंड पुल आता रहेगा, तो उनको एक मीडिएटर की भी लॉन्ग टर्म ज़रूरत पड़ेगी। डू यू सी पाकिस्तान इन दैट रोल? जी, यकीनन पाकिस्तान का एक रोल तो रहेगा जी क्योंकि ये चीज़ें ओवरनाइट तो ऐसा कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है जी कि चीज़ें डॉक्यूमेंट कर दी जाएं और अगले दिन से उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी इंश्योर कर ली जाए। जी तो ये मेरा ख्याल है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमें फ़िलहाल तो इसकी जो पॉजिटिविटी है उसी पे फोकस करना चाहिए ठीक कि है। बिलाखिर 47 सालों के जो है कन्फ्रंटेशन के बाद एटलीस्ट पार्टीज हैव एग्रीड टुवर्ड्स रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन इतनी जल्दी होगा नहीं ऐसे जी कॉम्प्लेक्स इश्यूज का। जो है कुछ चीज़ें रिजॉल्व होंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेज होंगी। जी तो इवन मैनेजमेंट इटसेल्फ जो है इस इशू या उसके जो फर्दर जो उसके सब इश्यूज हैं, मैनेजमेंट भी अगर होना शुरू हो जाए तो वो भी हमें पॉजिटिव ही उसको लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इशू रिजॉल्व होना तो अल्टीमेटली एक आइडियल सिचुएशन है ना। तो इसलिए लेट्स सी के अभी सिग्नेचर हो जाए और उसके बाद 60 दिनों में चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि ये सबके लिए ये चीज़ नई होगी। जी ये बिल्कुल एक नई डायमेंशन है इस खित्ते में। आपस में ताल्लुकात की भी एक
आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल के बारे में भी, और ईरान की अमेरिकन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ईरान इतनी तवील आइसोलेशन के बाद अब उसकी जो मेन स्ट्रीमिंग करनी है ग्लोबल लैंडस्केप में, उसके लिए भी अमेरिका को और वेस्ट को, ईरान को बहुत सारी जो है रियायतें देना पड़ेंगी। जी आप गन पॉइंट पे जो है तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ना ही किसी चीज़ को तय कर सकते हैं। जी वो काइनेटिक एप्लीकेशन तो फेल हो गई ना, तो इसलिए मुज़ाकरात हो रहे। बिल्कुल तो इसलिए एमिकेबली चीज़ें होंगी, डिफरेंसेस भी आएंगे। ये अमेरिका और ईरान के हद तक चीज़ें किसी न किसी हद तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करती जाएंगी। यानी आप ये देखिए कि पहले ये बिल्कुल मतवाजी या पैरेलल फ्रेम पे चल रहे थे, जी अब वो कन्वर्जेंस की तरफ आ रहे हैं। कन्वर्जेंस विल टेक सम टाइम, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे। जो कैवियट है असल में वो ये है कि इजराइल एज द स्पॉइलर वो किस स्टेज पे किस तरह रिएक्ट करता है, और इस पूरे प्रोसेस को डिरेल करने के लिए या सबोटाज करने के लिए वो जो कोशिशें करेगा, उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या होगा, दैट शुड बी द मेन फोकस ऑफ अटेंशन। और अमेरिका के लिए कॉशन होगी कि जी वो दे शुड नॉट फॉल प्रे टू दैट, क्योंकि बिल्कुल ऑलरेडी ये जंग वो इसराइल के बिहाफ पे लड़के देख चुके हैं। तो अब उसके स्पॉइलर रोल से उनको बचना चाहिए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जी मियाँ साहब ये फरमाइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी मलिक साहब की, बिल्कुल स्पॉइलर के रोल से अमेरिका को बचना पड़ेगा, लेकिन ये सूरत तब अचीव हो सकती है जब अमेरिका बचना चाहे। और अगर अमेरिका की पॉलिसी ये है कि फ़र्दर करे इजरायली एजेंडे को, और मैं आपकी तवज्जो उस इनफेमस फ़ोन कॉल की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसके अंदर बड़ा बुरा भला कहा, जिसकी लैंग्वेज भी शायद नेशनल टीवी के ऊपर कोट नहीं हो सकती, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स तो शुगर कोट करके भी कहा जाए अगर तो, या इसको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिवली अगर बयान किया जाए तो ये था कि गालियाँ ही दे दी तकरीबन। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए था, या ये एक्चुअल अगर चीज़ थी तो इजराइल ने तो बात फिर भी नहीं मानी, हमले तो जारी रहे। तो आगे आप कैसे देखते हैं ये गारंटी जो है? मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा इशू होगी इस पूरी पीस डील के अंदर, कि इजराइल की गारंटी दे पाए यूएस और इजराइल उस पर कायम भी रहे। आप कैसे देखते हैं इसे? बेसिकली पहले तो मैं ये मलिक साहब ने जो कहा, मैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ राय रखता हूँ। जी कोई रिजॉल्व और ना रिजॉल्व होगा जब तक कि फलस्तीनियन का मसला हल नहीं होता, ठीक जब तक कि नकारात्मक जाती इजराइल को। जी जब वो मसला रहेगा तो उसके ऑफशूट्स भी चलते रहेंगे और उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। वो जो होगा वो होगा मैनेजमेंट, जिसकी तरफ उन्होंने बात की, नेविगेटिंग एंड जो करंट्स होंगे पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स के जो करंट्स हैं उनको नेविगेट करने की कोशिश होगी दोनों मुल्कों की, ईरान जी की और अमेरिका की। और है ना उसको मैनेजमेंट ये करेंगे। उसमें ये कामयाबी हुई है, बहुत बड़ी कामयाबी है, जी जिसका जैसे मैंने कि सबको वेलकम करना चाहिए और उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए, और इन दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि कुछ सेंस की बात कही है। इसमें इख्तलाफात आएंगे, मैं वो भी समझते हैं कि वो वाकई ये स्विच ऑफ एंड ऑन नहीं है, जी लेकिन कुछ बेसिक जो जिस पे कोई वो आपस में मिडल पाथ नहीं है। जी अगर है ना हरकत कोई करता है या हमास की तरफ से कोई हरकत होती है तो वो उसका प्रॉब्लम उधर से भी आएगा, क्योंकि अगर ईरान ने ये वॉर लड़ी है अपनी एग्जिस्टेंशियल वॉर समझ के, इसी तरह आप जरा जहन को खोल के देखिए जी और समझिए, इसराइल भी अपने आप को यही कह रहा है और दुनिया को कह रहा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। और उसके लिए बड़ी लंबी फहरिस्त है कि किस तरह की इनिशिएटिव ट्रंप ने लिए हैं या उससे पहले ओबामा ने
मेरा ख्याल कैरो में या इस्तांबुल में स्पीच करते हुए जब मुस्लिम से है ना लोगों को फर्स्ट कांटेक्ट में की थी, जी सारे अपना विजन दिया था। हमारे खलीजी भाइयों ने भी अपने विजन दिए हुए हैं, अब्राहम अकॉर्ड भी वहां मौजूद है। जी ये सारी चीजें तो उसका असर हम समझते हैं इब्राहिम अकॉर्ड अब दफन हो गए हैं। वो आपको चंद महीनों के बाद नजर आएगा कि वो फिर किसी न किसी फॉर्म में दोबारा पेश कर दिए जाएंगे, पैकेज कर दिए जाएंगे। जी इसलिए खास मैनेजमेंट हुई है। और बाकी आपका जो सवाल मुझसे डायरेक्ट था, जी उसमें मैं ये कहूंगा तो उन्होंने गुफ्तगू की थी टेलीफोन कन्वर्सेशन के दौरान, और जिसका उन्होंने बाद में एडमिट भी किया था। ये मेरे ख्याल में मैसेजिंग थी ठीक लोगों के लिए भी, और बेसिकली ज्यादा मैसेजिंग थी ईरान के लिए कि ठीक हमने ये किया, और हमारी पाकिस्तान मैसेजेस को मिसरेड किया गया। ये इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं। ठीक आप पाकिस्तान पड़ा है, पाकिस्तान देखें, अभी आपने क्वेश्चन किया था जी कि पाकिस्तान का आगे किरदार क्या। बिल्कुल ऑफ कोर्स अगर आप बात सुने, वो कहता है कलीदी ना रहेगा, ना रहेगा। जी अभी जो फाइनल है ना केस में, आपको कतर ज्यादा एक्टिव नजर आया। हम भी बिल्कुल टेलीफोनिकली होंगे यूएस प्रेसिडेंट ने जिक्र भी क्योंकि किया कतर का। जी कतर का था, ओमान फिर बीच में आ गए। जी अब देखने वाली बात ये हो रहे, अभी मैं उसका सुन रहा था कि अमेरिकन सोर्सेस का कि जी अब डायरेक्ट गुफ्तगू होगी उनसे, जी ईरानी ट्रंप का ये लफ्ज थे। जी अब ये सारी चीजों को रखें, जब ये अपने अपने मुख्तलिफ डोमेन की चीजें डिस्कस सेपरेटली होंगी, तो उनका सेंट्रल पॉइंट कौन होगा। अगर आई वो न्यूक्लियर फाइल होगी तो उसमें IAEA है ना का बोर्ड उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वो उधर उसका सालसी बन जाएगा। इसी तरह अगर सैंक्शंस ना रिमूव करने की बातें हैं, उसमें शायद हमारे, क्योंकि वहां प्रॉब्लम आएगी, हो सकता हम हमारा भी किरदार रहे। तो जी हमारा किरदार इन वन वे क्रिटिकल भी होगा, और इन अनदर वे पेरिफेरल भी होगा। अभी तक तो हमें क्रेडिट मिल रहा है और हमारी साख बन गई है, और हमने साबित भी कर दिया है कि हम न्यूट्रल हैं इस पूरी, हालांकि हमारे तो थोड़ी फीलिंग्स ना करीब अपने नेबर के लिए, जी और हमने अमेरिका के खबरें आ रही हैं कि हमने अमेरिका के कुछ ट्वीट्स वे ना किए हैं, जी तो हमें कहा गया कि इस तरह के स्टेटमेंट दो, उसके बाद वो ट्वीट हुए। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे, जी ये सारी पोस्चरिंग और कम्युनिकेशन के डोमेन में आती हैं। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल रोल अदा किया है, जी और ये क्रिटिकल नहीं, सेंट्रल नहीं होगा तो पेरिफेरल भी नहीं होगा, ये मिडिल लेवल पे होगा, और हम रेलिवेंट रहेंगे आगे जितने भी प्रॉब्लम होंगे। कुछ एरिया में जी हमें इग्नोर भी कर दिया जाए, लेकिन हमें ब्रीफ किया रखा जाएगा, बिल्कुल हमारी एक्सेस डोर डिस्कशन तक जरूर होगी, और जो कि डिप्लोमेसी में बहुत जी बड़ी आउटरीच होगी। जी नाज़रीन, यहाँ लेना है हमें एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मियाँ साहब, पाकिस्तान पार्ट ऑफ द प्रोसेस भी रहेगा और इसका किरदार भी रहेगा, रेलेवेंट भी रहेगा, और सेंट्रल रोल भी इसका रहेगा, क्रिटिकल भी होगा, इफ़ नॉट पेरिफेरल तो
मिड लेवल का इसका रोल इस सारी की सारी चीज़ में रहेगा, ये तो हमें पता है। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने क्या गेन किया। ज़ाहिर है कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के ऊपर चला करती हैं। पाकिस्तान का अमन का ज़रूर ख़्वाह था पाकिस्तान, उसके लिए बड़ा काम भी किया, ख़ित्ते के अंदर अपना नाम भी किया, सुपीरियर डिप्लोमेसी भी दिखाई और सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने यूनाइट हो के एक बहुत हरक्यूलियन टास्क जो था वो पूरा भी किया, एक रिकग्निशन भी उसकी ली पूरी दुनिया से। पाकिस्तान ने क्या पाया ये रोल प्ले करके, आप कैसे देखते हैं इसको? तो पाकिस्तान अपनी साख बनाई है, अपने नाम बनाया है, और पाकिस्तान अब किसी सूरत भी हम पे जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं, अफगानिस्तान हो या भारत, जी मैं ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन और ईरान की दुनिया खत्े के अंदर नॉर्मलाइजेशन के हवाले से गुजारिश कर रहा था आपसे, क्या समरात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे एनर्जी के कंसर्न्स हैं, इस हवाले से थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, मे बी मैं क्लियर नहीं कर सका, प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कर दें। उसमें चांसेस बनते हैं, लेकिन पैसा अगर आपको पैसा कहीं से मिल जाता है, आपके पास इस जो मैं देख रहा था तो उसमें तो कोई पैसा नहीं इस पाइपलाइन के लिए रखा हुआ जी, तो वो ईरान की तरफ से तो बॉर्डर तक आ गया हुआ, आगे हमने है ना खर्च करना है। तो इस बजट में तो मुझे हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता होगा। हमारी तिजारत थोड़ी बहुत बढ़ेगी। वो जो पहले इनकी विजन थी इस जंग से पहले कि जी हम ट्रेड बढ़ा और उसके बाद हम उनसे वो भी खरीदेंगे, ऑयल भी खरीदेंगे। अभी कुछ हमने उनके साथ लिंक अप भी किया है, रोड मैप और चार बहार पोर्ट के जरिए से, कराची के जरिए से, वो उसमें एक्टिव हो जाए। लेकिन ये इतनी बड़ी ना वो नहीं है जिसको हम स्ट्रेटेजिक ना थिंकिंग कहें, क्योंकि कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ करनी है। आगे ताजिक भी बैठे हुए हैं, दूसरे कंट्रीज भी बैठे हुए, फिर रेलवे का है ना, वो रेलवे की भी बातें हो रही हैं कि ये रेलवे के कनेक्शन कर देंगे ईरान के साथ, तो इस्तांबुल चले जाएंगे। उसमें टेक्निकल मसला है, वो लाइंस जो होती हैं, ट्रैक होता है, एक लार्ज, एक मीडियम, उसके बाद स्मॉल, वो हमारा हार्मोनाइज विद ईरान, फिर ईरान का हार्मोनाइज नहीं है रशिया के साथ। ये एक स्ट्रेटेजिक जिसका इंपीरियल है ना, जो है ना कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे उस वक्त, और वो दूसरी तरफ जार थे, उन्होंने रखा था ताकि रेल एक साइड से चले सब कंटिनेंट से और कहीं मॉस्को ना पहुंच जाए या पेट्रोग्रेड से ना पहुंच जाए, तो इसलिए उसको ब्लॉक करने के लिए उन्होंने लार्ज रखा हुआ था। ये हमारे पास इतना फंडिंग कहाँ से आएगी, इसलिए वहां मेरी अपनी भरी मौजूद है कि ये बातें हम कर रहे हैं पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, एकेडमिक्स बड़ी बातें कर रहे हैं, आर्टिकल्स हमारी अखबारों में बहुत छप रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास फंडिंग, जब तक आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होती, और वो इसके के लिए बजट पार नहीं करते। बिल्कुल बड़ी दुरुस्त तरफ आपने इशारा किया। ये फरमा दीजिए कि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान का एक न्यू फाउंड रिलेशनशिप है, और हमने देखा कि जब तक ये मार्का हक चल रहा था, शॉर्ट लिव्ड एक मैं जंग तो इसको नहीं कह सकते, एक हमारी छोटी सी झड़प उनके साथ हुई और पाकिस्तान का उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त कारनामा था। एयरफोर्स ने बिल्कुल ज़ेर करके रख दिया इंडिया को, और हमारी अलॉन्ग LOC इन्फेंट्री ने भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की, और हम सब जानते हैं कितना बड़ा ये मार्का था। उसके बाद अमेरिका की टोन चेंज हो गई और फिर उस बतदरीज बेहतर से बेहतरीन होती गई। इंडिया को भी इतना थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिया अमेरिका ने, और पाकिस्तान के अब अगर हम ताल्लुकात देखें अमेरिका के साथ तो काफ़ी बेहतर हैं। आप देखते हैं फ्यूचर में भी इस काम के ख़त्म होने के बाद, या पाकिस्तान ने प्राइमरीली तो अपना रोल प्ले कर दिया, आगे भी करता रहेगा, लेकिन जाहिर है ये मेन काम था जो हो गया, इसके बाद आप कैसे देखते हैं पाक US रिलेशंस को, और क्या ये इसी तरह चलेंगे या इसमें भी कोई चेंज आ सकता है? आपका इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है? मैं तो इसको देखता हूँ, प्रेजेंट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी कंडीशन में है हम, और
की प्रेडिक्शन आप पास पे ना, और जो आपका तजर्बा रहा है उसी के बेसिस पे आप कर सकते हैं। जी मैं अब देखें रिलेशनशिप ना जो हमारी दोनों कंट्रीज की रही हैं, अमेरिका ने हमारी बहुत मदद किया, जी हमारी टेक्नोलॉजी भी दी है, यस हमारी एड भी किया, हमारी बहुत किया, काउंटर टेररिज्म पे भी हमें बहुत हेल्प किया। लेकिन अगर आप उसमें हमारा लार्जेस्ट है ना एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ये सारी, और हमारे लोगों को वहाँ जॉब्स भी मिली हैं, कोई वो वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वही जो नॉर्मल, और हमारे लोग वहाँ अच्छी अच्छी है ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जी और अच्छे प्रोफेशनल। लेकिन अगर रिलेशनशिप को आप ना एनालाइज करें, ये हमेशा ट्रांसैक्शनल रहे हैं, केस बाय केस होते हैं, या जो उनका प्लान्स होता है उसी के मुताबिक होते हैं। और मैं अभी भी जो हम उनके है ना बहुत करीब आ गए हैं, ये भी ट्रांसैक्शनल एक कड़ी है कि जी वो अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहते थे, अपनी कैसे लेगेसी है ना बनाना चाहते थे, उसमें हम उसे फिट होते हुए नजर आए। हमारे लोगों ने बड़ा क्लेवर है ना क्लेवरली कार्ड खेला खेला है, और है ना बड़ा अच्छे सिंसियरली खेला है। इस वजह से हमने शुरू से काउंटर टेररिज्म में उनको जब बंदे दिए हैं, और हमने साबित किया कि जी हम मुखलिस हैं, जी हम डबल गेम नहीं सिटी का रोल नहीं अदा कर रहे। तो ये सारी चीजें उनको कन्विंस लगी हैं, तो वो इस वक्त हमारे हालात अच्छे हैं। अगर आप कंपेयर करें तो उन्होंने क्या, इन सब चीजों के होते हुए, हमारे साथ इतने अच्छे हालात होते हुए, उन्होंने अपने कोई स्ट्रेटेजिक 4 या 5 जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, पैक्ट किए हुए हैं इंडिया के साथ, उनमें जी से किसी को या नहीं किया। वो अपनी जगह इंटैक्ट है। जी अभी उनका सेक्रेटरी स्टेट गए हुए थे, उसकी आप रिपोर्टिंग पढ़ के देखें तो आपको एहसास हो जाएगा वो अपनी जगह इंटैक्ट है। जी ये ऊंच नीच रिलेशनशिप में आती रहती है। देखने वाली बात यह है कि फाउंडेशनल जो पैक्ट हैं वो कहीं वीक हुए हैं, वो इंडिया की सूरत में नहीं हुए। हमें अभी भी अमेरिका ट्रांसैक्शनल बेसिस पे करेगा, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करेगा। वो रिलेशनशिप नहीं होंगे हमारे साथ जो हमारे चीन के साथ या चीन के हमारे साथ, बिल्कुल ठीक जिसको हम साथ कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑल वेदर फ्रेंडली रिलेशंस। बिल्कुल ठीक ये भी फरमा दीजिएगा कि जीसीसी कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिशनली पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, बड़े बरादराना रिलेशनशिप भी है, हाईलाइट भी इन्हीं अल्फाज में होते हैं। लेकिन अब एक नई रियलिटी इस वेस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट के अंदर उभर के सामने आई है कि अमेरिका वाज अनएबल टू प्रोटेक्ट इट्स एलाइज इन द जीसीसी इन द आफ्टरमैथ ऑफ द इरानियन वॉर। तो ईरान ने बड़े कामयाब हमले किए, यस जीसीसी कंट्रीज़ ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया, अगेन पाकिस्तान ने अपनी गुड ऑफिसेज़ को यूज़ भी किया, उन्होंने फ्यूचर को देख भी लिया था कि अगर अमेरिका ने कह दिया है कि यूर ऑन योर ओन, तो फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है रिस्पॉन्ड करने का या इस लड़ाई का हिस्सा बनने का। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। पाकिस्तान इसको प्रोजेक्ट करता है कि पाकिस्तान की उन्होंने सुनी, जो कि बात ठीक भी है, दोनों ही चीज़ें थी। आप नए रिलेशनशिप कैसे देखते हैं, या पाकिस्तान का एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड रोल देखते हैं या नहीं जीसीसी कंट्रीज़ की जब बात आती है ट्रेड की भी और इनकी सिक्योरिटी की भी, क्योंकि इंडिया भी अपने आप को सेल करने गया यूएई में एज़ फार एज़ ये डिफेंस एग्रीमेंट्स और रिलायंस या सिक्योरिटी के हवाले से, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? बेसिकली पाकिस्तान के रिलेशनशिप अक्सर यूएई के हैं, जिसमें थोड़ी सी टेंशन आ गई है, जी क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो बहुत करीब हैं इंडिया के, और कुछ वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। जी हमारे यहाँ सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान की इज्जत की जाती है, जी क्योंकि पाकिस्तान अपने 78 ईयर्स में इस्लामिक काजेस के में में फोर फ्रंट में वैन गार्ड में रहा है, जी प्रोजेक्शन करना
OIC में इसका किरदार देख लें, UN में इसका किरदार देख लें, तो ये खासा आगे आगे की सफ़ों में रहा है। और पाकिस्तान ने हमेशा सब कंट्री के साथ अपने आप को मजबूत रखा है। पाकिस्तान ने इंट्रा अरब ना जो वॉर्स थी या रिवलरीज थी उसमें न्यूट्रलिटी दिखाई है। और ना पाकिस्तान ने अगर अपनी फ़ौज उसमें सऊदी अरेबिया में भेजी है तो हरमैन शरीफ को बचाने के लिए भेजी है, ना कि उनके हिस्सा बनने के लिए भेजी है। हमने MOU साइन किया है, उससे ये तासर पैदा हो गया कि उनकी लड़ाई में हम भी लड़ेंगे, वो हमारी लड़ाई में आके हमारे साथ लड़ेंगे। वो अभी तक MOU तो कुछ बातें प्रेस में कही गई हैं, कुछ एट्रीब्यूट की गई हैं हमारे मिनिस्टर्स हजरात की तरफ, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस, हालांकि उसका जो पहला था जिसका ये हिस्सा है या उसको अपग्रेड किया गया, वो पहले कॉन्फिडेंशियल नहीं था। वो स्टेशनिंग ऑफ ना आर्मी पीपल, मिलिट्री वगैरह, और इसमें कोई न्यूक्लियर की बात नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब हमें नहीं पता, मैं नहीं हूँ तो इससे बात नहीं कर सकता उसके बारे में। ठीक। लेकिन अगर उस हम समझते हैं कि दूसरे मुल्क भी हमारे पास आएंगे, मेरे ख्याल लिमिटेड लेवल पे तो डिफेंस में भी कोऑपरेशन होती है, ट्रेनिंग में भी कोऑपरेशन होती है, इंटेलिजेंस में भी होती है। उनके NDU में आते हैं हमारे ऑफिसर, उनके पास जाते हैं, तो ये चलता रहेगा। इसमें थोड़ी बहुत वो आ जाएगी, लेकिन डेप्थ आ जाएगी। लेकिन ये कहना कि हम इंटरडिपेंडेंट का जो इंटरडिपेंडेंट कल्चर है जो हमारा, वो चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ आ जाएगी, वो मैं नहीं देखता कि हम वहाँ थर्ड फोर्स के तौर पे, पावर के तौर पे उभरेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है, क्योंकि हमारा रिलेशंस और हमारी हैसियत डिफरेंट है। हम वहाँ मांगते हैं और जॉब मांगते हैं, हम एक्सेस ट्रेड की मांगते हैं, हम डेफरल लेना इन पेमेंट मांगते हैं, और उसके बदले में हम दे क्या सकते हैं? हम सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारे पास तो वेपन्स जो हैं जो हम बनाते हैं वो बेच सकते हैं। अब वो वेपन्स अगर खरीदना चाहते लेंगे, और वहाँ और बातें हो रही हैं टेक्नोलॉजी की। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी जो वो मांगते हैं वो तो हमें भी चाहिए। तो ये सूरत हाल है, इसमें देर लगेगी, इतना जल्दी नहीं होगा। हम बहुत जल्दबाज साबित होते हैं अपने थिंकिंग। बहरहाल हमारा साख बन गई है, लोगों को पता चल गया। और इसमें सालसी तो एक बात की बात है, उसमें जो आपने इशारा किया, जो ना मार्का था, मार्का हक, उसकी वजह से ज्यादा बड़ी थी वहाँ। सर आपका पॉइंट आ गया। हमसे गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है इस ख़त्े में भी और दुनिया में भी, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, पाकिस्तान को इकनॉमिकली साउंड होना पड़ेगा और अपनी ये जो नीश है इसको भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये पूरी दुनिया में ही रेलेवेंट रह सकेगा, बशमूल रीजन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे हम मिडल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया में तो हम ख़ुद हैं, और रशिया की तरफ भी और अमेरिका की तरफ भी अपनी रेलेवेंस हमें कायम करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत दरकार है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।